हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 31। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। दादा अब्बू, क्या आप सच में आप जिंदा हो? उमर ने चौंकते हुए कहा। हाँ मेरे बच्चे, बदकिस्मती से मैं जिंदा हूँ, शाह कौनैन ने कहा। मगर अब्बा ने तो कहा था कि आप नहीं रहे, मेरा मतलब कि मर चुके हो। उमेर फिर एक बार सवाल करता है। तेरा बाप तो बुज़दिल है, जो डरता है शहंशाह और उसके बनाए हुए कानून से। इस कमबख्त को इतना भी इल्म नहीं कि जब दिल किसी से लग जाए तो ए खुद पर भी खुदा का इख्तियार नहीं होता। इसे तो सब बेफिजुल की बातें लगती हैं। शाह कौनैन शाह जैद को घूरते हुए गुस्से से कहते हैं। अब्बा, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको रिहा नहीं करवा पाया। मैंने बहुत कोशिश की शहंशाह फरहान का दिल जीतने की, और वो शायद मान भी जाते अगर उनके बच्चों की शादी हमारे बच्चों से हो जाती, मगर इस उमेर के बच्चे ने सारा काम बिगाड़ दिया। शाहजैद ने शर्मिंदगी और गुस्से से उमेर को देखते हुए कहा। अरे वाह, ये तो मजे की बात है कि मेरा अब्बू भी अपने अब्बू से डरते हैं। अब मजा आएगा जब दादा अब्बू अब्बा की क्लास लगाएंगे। दादा अब्बू से कहकर सारे बदले लूंगा जितना भी इन्होंने मुझे मारा है। उमेर ख्यालों में सोचते हुए खुश होता है। दादा अब्बू, आपसे एक बात पूछूं? अगर आप जिंदा हो तो आपको मरा हुआ हमें गलत क्यों बताया, और आपको किस बात की सजा मिली है? नफीसा ने पूछा। तुम्हारा सवाल पूछना लाजमी है मेरी बच्ची, मैं सब बताऊंगा। पहले यह बताओ कि तुम सबको किस बात की सजा मिली जो तुम सब यहाँ आ गए? शाह कौनैन ने कहा। वही जो आपने किया था। इस नालायक को भी किसी इंसान से इश्क हुआ है, जिसकी वजह से हम आज सब यहाँ हैं। शाहजैद उमेर के सर पर मारते हुए कहते हैं। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? हम नालायक है जो हमें इश्क हुआ है? खबरदार शाहजैद, जो दोबारा मेरे सामने मेरे पोते को मारा तो ठीक नहीं होगा, शाह कौनैन ने घूरते हुए कहा। नहीं अब्बा, मैं बस इसे नालायक कह रहा हूँ। मेरी आपके सामने क्या मजाल कि आपको कुछ कहूँ? शाहजैद ने कहा। दादा अब्बू, आपने कहा था ना कि आपके दिए हुए आईने में मुझे जो भी लड़की दिखेगी वही मेरी हमसफर बनेगी। तो एक दफ़ा मुझे उसमें एक परी नाम की लड़की दिखी। जैसा आईना हमारे पास है, बिल्कुल दूसरा उसके पास भी है, जो उसकी दादी का है। उमेर ने कहा। क्या कहा? वो आईना उसकी दादी का है? शाह कौनैन ने पूछा। हाँ दादा अब्बू, सबसे पहले मैंने उससे देखा था, फिर उमेर भाई को बताया था, अमायरा ने कहा। मेरे बच्चे, मैंने तो मजाक में कहा था। अगर उस आईने के जरिए तुम्हें कोई मिल गई है तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। इंसान हो या जिन, किसी को भी इश्क हो सकता है। मैं नहीं मानता किसी भी दुनिया के नियमों को, और हम जिन हैं तो इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारी परी की दादी ही वो इंसान थी जिससे इश्क करने की सजा मुझे इस काल कोठरी में उम्र कैद के रूप में मिली है, जहाँ हर तरफ बदबू और अंधेरे का राज है। खैर छोड़ो, खुशी की बात तो ये है कि भले ही मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई, मगर तुम्हारी तो मैं पूरी करवा के रहूंगा, शाह कौनैन ने कहा। दादा अब्बू, अब हमें भी यहीं रहना है। आपके साथ ही हमारे पास बहुत वक्त है। क्या आप हमें अपनी कहानी सुनाओगे? अमायरा ने कहा। बिल्कुल, इतने सालों बाद मेरे बच्चों, मैं तुम सबसे मिल रहा हूँ, खूब बातें करूंगा। और ऐसा मत कहो कि तुम सबको हमेशा यहाँ रहना होगा। खुदा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा, शाह कौनैन ने कहा। अपने दादा के जिंदा होने की खुशी इन तीनों को इतनी रहती है कि ये भूल जाते हैं कि इनको कड़ी सजा मिली है। अब ये बाहर जाकर अपनी दुनिया की हरियाली को नहीं देख पाएंगे, ना ही किसी अपने अजीज से मिल पाएंगे। तीनों अपने दादा के पास आकर बैठ जाते हैं। शाहजैद मुंह बनाए एक तरफ बैठे रहते हैं। अपने दादा को देखकर उमेर का डर अपने अब्बा से खत्म हो जाता है। उसे पता रहता है कि अब तक उसके पास उसके दादा हैं तो उसके अब्बू की खबर लेंगे। तो बच्चों, बात उन दिनों की है जब मैं शहंशाह के काम से अक्सर इंसानी दुनिया में जाया करता था। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी उम्र करीब 27 साल रही होगी। एक रोज मैं काम से फारिग होकर आम के पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था, तभी एक पत्थर आकर मेरे सर को लगा। मैं नींद में बौखलाता हुआ उठ बैठा। गुस्सा तो मुझे बहुत ही आया कि जी चाह रहा था जिसने भी मुझे पत्थर मारा है उसकी जान ले लूं। मगर जैसे ही मैं पेड़ से नीचे उतरा, निहायत खूबसूरत लड़की थी जो कच्चे आम को बड़े शौक से खा रही थी। मैं तो उसे बस एकटक देखता ही रह गया।
नूरेन, नूरेन जल्दी चल, मालिका का डंडा लेकर आ रहे हैं। उसकी सहेलियां उसे नूरेन कहकर बुला रही होती हैं। तब मुझे पता चला कि उस खूबसूरत परी का नाम नूरेन है। तुम सब कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मुझे आम तो चुन लेने दो। इतनी मेहनत से तोड़े, ऐसे कैसे छोड़ दूं? नूरेन अपनी सहेलियों से कहती है, मगर वो सब मालिक को आता देखकर उसे अकेला छोड़ भाग जाती है। मैं पल भर में सारे आम को चुनकर उसके टोकरियों में रख देता हूँ तो वो डर जाती है और कहती है, कौन है यहाँ? डरकर आम छोड़कर भागने लगती है। तब मैं उसे आवाज देकर कहता हूँ, रुक मत जाओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर तुम हो कौन और तुम मुझे दिख क्यों नहीं रहे? नूरेन ने कहा, मैं एक जिन हूं और इस आम के पेड़ पर सोया हुआ था। तुमने जो पत्थर मारा वो मुझे जाकर लगा तो मैं उठ गया। मुझे तुम दिखी, तुम बहुत प्यारी हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, शाह कोनेन ने कहा। मगर जिन का नाम सुनते ही वो बेहोश हो गई। फिर बगीचे का माली उसे उसके घर कुछ लोगों की मदद से छोड़ कर आया। साथ में उसके घर वालों को धमका भी आया कि अगर उनकी बच्ची दोबारा आम के बाग में दिखी तो वो पुलिस को कंप्लेंट कर देगा चोरी करने की। मैं भी कम थोड़ी था, मैंने भी आम की टोकरी उठाई और उसके घर पहुंचा दी। मुझे लगा कि होश में आएगी तो मेरे बारे में बता देगी, मगर उसने बस यही कहा कि उसे चक्कर आ गए थे। बस उस रोज से मैं शहंशाह के दिए काम को भूलकर बस दिन रात नूरेन के साथ रहने लगा। मुझे दिन रात उसे देखना अच्छा लगता था। वो बेचारी तो मेरी मौजूदगी से बेखबर थी, मगर कभी कभी उसे मैं अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाता। जैसे जब अगर उसका मन मिठाई खाने का करता तो मैं उसके कमरे में कई तरह की मिठाई लाकर रख देता। उसे किसी चीज़ की ख्वाहिश होती तो उसके सामने मौजूद होती। इस तरह जब मैंने कई दफ़ा उसकी मदद की तो उसे मुझ पर यकीन होने लगा। फिर क्या हुआ दादा अब्बू? नफीसा ने पूछा। नफीसा तुम बीच में मत बोलो, दादा अब्बू सुना तो रहे हैं अपनी कहानी। दादा अब्बू आप सुनाएं, आगे की कहानी सुनाइए, उमेर ने कहा। धीरे धीरे नूरेन तो मेरा प्यार कबूल कर चुकी थी। हम अक्सर आम के बाग में बैठकर घंटों बातें किया करते थे। मगर एक रोज शहंशाह के कुछ गुलाम ने मेरी खबर शहंशाह तक पहुंचा दी। फिर मुझे वापस अपनी दुनिया में आने का हुक्म हुआ। ना चाहते हुए भी मुझे वापस आना पड़ा और मुझे अच्छे से पता था कि शायद अब मैं कभी नूरेन को नहीं देख पाऊंगा। जब मैं यहाँ वापस आया तो शहंशाह ने मेरी ताकतें कुछ साल के लिए मुझसे छीन ली। दादा अब्बू ने गहरी सांस ली और फिर बोले, और मुझे ये धमकी दी कि अगर मैं अपने कबीले की किसी जिनजादी से शादी नहीं करूंगा तो वे मेरी नूरेन को मार देंगे। बस उसकी जिंदगी के लिए मैंने तुम्हारी दादी से शादी कर ली। मैं नूरेन को भूल नहीं पा रहा था, मगर मैं मरने से पहले एक बार नूरेन से मिलना चाहता था। तो पहले मैं कई साल शहंशाह को भरोसा दिलाता रहा कि अब मैं नूरेन से मोहब्बत नहीं करता, वो मुझे मेरी ताकतें वापस कर दे। करीब 15 साल बाद मुझे मेरी ताकतें वापस मिली। दादा अब्बू के चेहरे पर थोड़ी खुशी थी। फिर मैं छुपते हुए इंसानी दुनिया में नूरेन से मिलने गया। वो मुझे अपने माँ बाप के घर नहीं मिली। मैंने अपने इल्म से पता किया। तब मुझे पता चला कि उसकी शादी शहर धनबाद में हो गई है। तो मैं फिर उससे मिलने उसके ससुराल गया, जहाँ वो मुझे अपनी खिड़की पर खामोश बैठी मिली। मेरी खुशबू उसके नाक से टकराते ही वो खुश होकर खड़ी हो गई और कहने लगी, कोनेन, ये तुम हो ना? मेरे सामने आओ, मैंने कितना इंतजार किया है तुम्हारा। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ था? तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है? मैं मजबूर था, शाह कोनेन ने नूरेन के सामने आते हुए कहा। मेरे बच्चों, वो पल कितना दिल चीर देने वाला था, मैं क्या बताऊं। तुम सबको जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे को सालों बाद इस हाल में मिलते हैं जब वे दोनों किसी और के हो गए हो, शाह कोनेन कहते हैं। उस पल को याद करके शाह कोनेन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उमेर, अमायरा और नफीसा भी उनके साथ गमगीन हो जाते हैं। मेरे तीनों बच्चों इन पर ही चले गए। बाप नहीं बल्कि नौटंकी का खेल है। इतनी उम्र हो गई पर नाटक अब भी वही। शाह जैद खुद में ही बुदबुदाते हैं। शहर धनबाद आ गए दोनों बाप बेटी। तब कितने पैसे दोनों ने मिलकर बर्बाद किए? नादिया जी ने दोनों को आते हुए देखकर कहा। अरे क्या मम्मी,
आप फिर शुरू हो गई? परी ने शॉपिंग बैग चेयर पर रखते हुए कहा। और नहीं तो क्या, 4 पैसे कमाए नहीं कि खर्च होने लगे, नादिया जी ने नाक चढ़ाते हुए कहा। परी बेटा, नहीं सुधरेगी तेरी माँ, छोड़ इसे। इधर देख, ऑटो वाला एलईडी लेकर आ गया है, जा जाकर रिसीव कर ले, हसन जी ने कहा। ठीक है पापा, आती हूँ अभी, परी ने कहा। फिर टीवी ऑटो वाले से रिसीव करके सर्विस सेंटर में इंस्टॉलेशन करने के लिए कॉल कर देती है। पापा, जब तक टीवी सेट होता है, आओ मैं आपके नए मोबाइल का फंक्शन आपको बता देती हूँ। मम्मी, आप शॉपिंग के बैग चेक करो, उसमें आपके लिए कपड़े हैं, परी ने मोबाइल को बॉक्स से निकालते हुए कहा। वो तो मैंने आते ही देख लिए, अच्छे हैं कपड़े, बस तुम्हें पैसे को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए, नादिया जी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। मेरी प्यारी मम्मी, बहुत नखरे करती हो आप, दिल तो आपका भी करता है ना नए कपड़े पहनने का, परी नादिया जी के गाल खींचते हुए कहती है। बेटा, जब पास में पैसे हो तो शौक पूरे करने का दिल भी होता है, बिना पैसों के सब बेरंग सा होता है, नादिया जी ने चेयर पर बैठते हुए कहा। मम्मी, अब आपकी बेटी आपके सारे शौक पूरे करेगी, आपके, और आपको पता है जितने कपड़ों के ऑर्डर मिले थे सबके पैसे मेरे अकाउंट में आ गए हैं, बस थोड़ी देर में आसिफ को भी उसके हिस्से के पैसे दे दूंगी, परी ने कहा। मैडम, इंस्टॉल हो गया है आपके टीवी का, आप एक बार चेक कर लिए, मुझे दूसरी जगह भी जाना है, सर्विस बॉय ने कहा। ठीक है, मैं अभी चेक करती हूँ, पापा आपका मोबाइल चलाओ आप, परी कहती है। फिर टीवी के सारे चैनल चेक करती है। हाँ भैया, सब ठीक है, आप जा सकते हो, परी कहती है तो सर्विस वाला लड़का वहाँ से चला जाता है। मम्मी, आप चाय बनाकर दो, मैं फ्रेश होकर चाय पीऊँगी, शाम में आसिफ को पैसे ये मिठाई का डिब्बा दे आऊँगी, खुश हो जाएगा वो, परी ने कहा। फिर वो अपने कमरे में फ्रेश होकर आती है और आईने के सामने आकर अमायरा और नफीसा को आवाज़ लगाती है। जब उन दोनों में से किसी का जवाब नहीं मिलता तब वो उमेर को आवाज़ लगाती है। इस बार भी उसे मायूसी ही मिलती है। फिर वो आईने को छू कर देखती है जो उस वक्त एक आम आईने की तरह होता है। आखिर ये सब किधर है, मुझे कोई आवाज़ क्यों नहीं दे रहा? या अल्लाह, मेरा तो मन घबरा रहा है। अब मैं कितनी पागल हूँ, अपनी खुशी में इतनी मग्न थी कि एक बार उमेर का ख्याल भी नहीं आया। ना जाने कहाँ है वो सब, कहीं शहंशाह को पता तो नहीं चल गया मेरे और उमेर के बारे में, परी बेचैनी से टहलते हुए खुद से कहती है। वो शाम तक इस तरह आईने के सामने हमायरा, नफीसा और उमेर से बात करने में लगी होती है, मगर उनका कोई जवाब नहीं मिलता। परी बेटा, जा जाकर आसिफ को मिठाई दिया, वरना खराब हो जाएगी। और तुम इतना परेशान क्यों हो, नादिया जी ने कहा। कुछ नहीं मम्मी, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ, जाती हूँ आसिफ के पास, परी कहती है। और फिर भारी मन लिए अपने भारी कदमों से मिठाई का डिब्बा और आसिफ के हिस्से के पैसे लेकर उसके घर की तरफ निकल जाती है। आसिफ के घर का दरवाजा पहले से ही खुला होता है। क्या बात है, आज रफीक चाचा दिखाई नहीं दे रहे आसिफ, परी खुद में कहते हुए घर के अंदर आती है और चारों तरफ देखती है, मगर सिवाय सन्नाटे और अंधेरे के कुछ नहीं दिखता। हिम्मत करते हुए आसिफ के कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो आसिफ के कमरे के पास पहुंचती है, उसे आसिफ के कमरे से कुछ पढ़ने की आवाज़ आती है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर आती है तो देखती है कि आसिफ आलती पालती मारे खुले बदन बैठे होता है। उसके सामने एक दिया रोशन रहता है और वो कसरत से कुछ पढ़ रहा होता है। उसके कमरे में चारों तरफ लोबान की खुशबू फैली हुई रहती है। परी डर कर उल्टे पैर बिना कुछ कहे वापस अपने घर के लिए जैसे ही पलटती है, उसे सामने से रफीक चाचा आते हुए दिखाई देते हैं। अरे परी बेटा, तुम कब आई? आओ बैठो, रफीक चाचा ने कहा। वो चाचा, वो मैं आसिफ को ढूंढती, परी थोड़ा घबराते हुए कहती है। तुम मुझे ढूंढ रही थी? मगर मैं तो कब से यहीं पर हूँ, आसिफ पीछे से आकर कहता है। वो बस मैं अभी तुरंत ही आई हूँ, ये लो मिठाई और ये तुम्हारी मेहनत के पैसे, परी ने उसकी तरफ पैसे और मिठाई का डिब्बा बढ़ाते हुए कहा। परी, तुम मुझे कुछ परेशान नजर आ रही हो, सब ठीक है ना? आसिफ ने मिठाई का डिब्बा परी से लेते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, परी कहते हुए अपने घर की तरफ चल देती है। लगता है बेटा इसने तुम्हें अम्ल करते हुए देख लिया, रफीक चाचा ने कहा। देखने तो पापा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जिस जिन के दम पर ये आज इतना उड़ रही है ना, इसके और उसके पर तो मैं काटूंगा। आप बस मेरी और परी की शादी की तैयारियां कीजिए, आसिफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है।
तो दोस्तों ये थी शाह उमर की परी भाग 31। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज और सुनते रहें शाह उमर की परी।